Hi, I am Tushar Bansal, undergraduate of IIT Delhi. So let us continue with our chapter 7. तो अभी हम देख रहे थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। वो एक ऑक्जा एसिड होता है किसका, N2O5 का, ठीक है। तो उसका देखते हैं पहले हम प्रिपरेशन। इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 with concentrated H2SO4 in a glass, ठीक है। अब बेसिकली NaNO3 क्या सॉल्ट है, NaOH और HNO3 का, और ये H2SO4 है। H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड हो गया तो उसका सॉल्ट पहले बनेगा और HNO3 हमें बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अब लार्ज स्केल पे इसको बनाना है तो कैसे बनता है, बाय ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस। इस मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, NH3 का, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलता है, NH3 ऑक्सीडाइज होकर हमें मिलता है NO मिलता है और H2 मिलता है, ठीक है। अब इसको और ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NO2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये हमने देखा था NO2 की प्रिपरेशन में, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है उसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर, ठीक है। अब आपको पता ऑक्जा एसिड है किसका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अब क्या, ये तो हमें इस समय क्या मिलेगा, हमें HNO2 मिलता है, लेकिन HNO2 हमें पता है अनस्टेबल होएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और HNO3 देता है और NO देता है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेट होती है नाइट्रोजन की +1 +2 +4 वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, और ये हमें रिएक्शन हमने देखी भी थी ऐसी, ठीक है। NO thus formed is recycled and the aqueous solution HNO3 can be concentrated by distillation, ठीक है। Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। इट्स कलरलेस लिक्विड होता है ना। इन द गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड के का काम करता है, गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, अटैक मोस्ट मेटल्स को अटैक करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम को अलावा, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मेटल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मेन बात है। तो कॉपर के साथ अगर हमने डाइल्यूट लिया तो हमें ये मिलेगा कंपाउंड, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कंसंट्रेटेड लिया तो हमें NO2 मिलेगा, ठीक है। जैसे ऐसे हम जिंक में देखें तो जिंक में क्या मिल रहा है, डाइल्यूट लिया तो हमें क्या मिला, N2O। यहाँ पे हमें क्या मिल रही थी, NO, लेकिन कंसंट्रेटेड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NO2। यहाँ पे भी NO2 मिलता है कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब बाकी बचता क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेंगे वो, और एक ऑक्साइड की पैसिव लेयर बन जाती है जिससे HNO3 उन पर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। और बात करते हैं अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को वो क्या करता है कि जाता है जो भी नॉन मेटल हुआ उसको उसके हाइयर ऑक्सीजन स्टेट वाला जो ऑक्साइड होता है उसके ऑक्जा एसिड में डाल देता है। जैसे कि HNO2 को हमने रिएक्ट किया I2 के साथ तो HI3 बनेगा अपने पास, NO2 मिलता है और H2O। कार्बन के साथ कहेंगे तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। अब आप बोलेंगे इसमें हमने ऑक्सा एसिड क्यों नहीं मिला, देखो ये तो हमें असल में मिलता है H2CO3, लेकिन वो अनस्टेबल होकर क्या बनता है, CO2 और HO मिलता है हमें, ठीक है। ऐसे ही सल्फर के साथ करेंगे तो H2SO4 मिलता है, फॉस्फोरस के साथ करेंगे तो HTPO4 मिलेगा अपने को, ठीक है। और NO2 इवॉल्व होती है हर जगह इनमें, इन रिएक्शंस में, ठीक है। और अब हम देखेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ Fe2 प्लस टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड which react with Fe2 plus to form a brown color complex, ठीक है। The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid, ठीक है। Along the Dananas sides of the test tube, a brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid layer indicate the presence of nitrate ion in solution। तो नाइट्रेट आयन जो है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से हमें H+ मिला, Fe2O प्लस है, तो इसमें क्या है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में ये चाहता है रिड्यूस होना, और ये मेटल है जो चाहता है ऑक्सीडाइज होना,
तो ये चला गया अपने पास Fe3+ और ये क्या बच गया NO2 NO। अब NO है, अब ये जो कंपाउंड हमें मिला है FeS2O का होल 6, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है, इसको हम NO से रिएक्ट कराएंगे तो NO एक तरह से लिगैंड की तरह काम करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये होता है ब्राउन इन कलर। तो हम इससे बता पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नाइट्रेट आयन है और एक किस में काम आता है, सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की, उसके एलोटॉपिक फॉर्म की। तो हम पहले देखेंगे व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। इट इज ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, इट इज पॉइजनस होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड में होता है, लेकिन ग्लोज इन डार्क, ठीक है। ज्यादातर चमकीली चीज होती है वो फास्फोरस ही होती है, ठीक है। इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर गिविंग पीएचडी। ये पीएचडी बनाने का तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए यहीं पे, ठीक है। फॉस्फिन गैस का तरीका है। और ये क्या है, सॉल्ट किसका है, ऑक्जा एसिड ऑफ फास्फोरस, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होता है, एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव होता है देन द अदर सॉलिड फेज, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन जो होता है। इसका जब मॉलिक्यूल देखेंगे एनसीईआरटी में P4, उसका जो एंगल होता है दो के पी के बीच में वो होता है 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और वो चाहता है अपने एंगल कम करना, तो क्या करता है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको है ना, हम खुले में नहीं रखते फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को, इसलिए हम उसको डिजोल्व करके रखते हैं कैरोसिन में या कोई भी ऐसा कंपाउंड में, ठीक है। तो क्या, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो हमें क्या मिलेगा, P4O10, ठीक है। हम बात करते हैं रेड फास्फोरस की, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस से मिलता है एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, ठीक है। व्हेन रेड फास्फोरस को हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ, इस समय क्या मिलेगा, ब्लैक फास्फोरस, जो हम आगे पढ़ेंगे। रेड फास्फोरस पोजेस आयरन ग्रे, लस्टर होता है, इट इज ऑर्डरलेस, उसमें कुछ खुशबू नहीं होती, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, ये इसमें नहीं है सॉल्युबल, ये ध्यान रखना। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव होता है देन द व्हाइट फास्फोरस, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। अब हम बात करेंगे ब्लैक फास्फोरस। टू फॉर्म्स हैं, एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरी है बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड in a sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimate in air and has opaque monoclinic और rhombohedral crystal होता है इसका। It does not oxidize in air. ये काफी स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लैक की, ठीक है। तो ये कैसे बनाता है इसको, बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस को एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन है, ब्लैक फास्फोरस, जो व्हाइट और रेड से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉस्फिन, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। फॉस्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसके रिएक्शन जब H2O के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है एक बेस मिलता है उस मेटल का, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, पीएचडी हमें फॉस्फोरिक गैस बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। और एक तरीका हमने पहले देखा था, व्हाइट फास्फोरस को जब हम NaOH और H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट बनता है एक तो ऑक्जा एसिड ऑफ फास्फोरस का, और एक पीएचडी हमें मिली जाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, जब वो प्योर होता है मतलब, तो वो हम उसको जला नहीं सकते। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज आ गई, किसकी होती है, P2O4 की इम्प्योरिटी हो गई या फॉस्फोर या P4 वेपर्स हो गए, तो वो जलना चालू कर देता है। तो जो स्मोकिंग जो हम सिग्नल देखते हैं आग के, जो यूज करते थे ज्यादातर फॉरेस्ट वाले, तो इसी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्योरीफाई करना ताकि वो जले नहीं, तो कैसे करेंगे, हम क्या इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो सिर्फ फॉस्फिन जो होंगी वो रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। वो तो कि फॉस्फिन का बेस हो गया और HI क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, सॉल्ट टाइप मिल जाएगा। फिर हम इसको KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH क्या है, वो ज्यादा अच्छा बेस है, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा और पीएचडी हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस गैस होती है, विद रॉटन फिश स्मेल होती है, एंड इज हाईली पॉइजनस होती है। इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, उसमें एक्सप्लोड कर जाएगी, जैसे कि HNO3 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 वेपर्स हो गए। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट गिविंग
रेड फास्फोरस बनता है और H2 बनता है। ये रेड फास्फोरस बनाने का तरीका भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हेन एब्जॉर्बिंग कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। और Cu अब क्या है, ये है CuSO4 और ये है फॉस्फीन, ठीक है। तो हमने देखा था इससे ये बन रहा है, तो इससे भी हम ये वापस हम पा सकते हैं। पहले हमने 2-3 स्लाइड पहले देखा था कि ये तरीका होता है फॉस्फीन बनाने का। बस फॉस्फीन को अगर हम किसी के मतलब CuSO4 के साथ रिएक्ट करा दें या HgCl2 का सॉल्ट एक तरह से, तो हमें वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। फॉस्फीन इज वीकली बेसिक होती है, ठीक है, एंड लाइक अमोनिया गिव्स फॉस्फीनियम कंपाउंड, हाँ विद एसिड एग्जांपल ये, ठीक है। PH3 को हमने HBr के साथ रिएक्ट किया है तो PH4Br, जो कि PH3 एक बेस है लेकिन अमोनिया से वीकर बेस है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स की, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देखते हैं अपन, ठीक है। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग ट्राइक्लोराइन ओवर हीटेड विद व्हाइट फास्फोरस को हीट करने पे मिलता है हमें क्लोराइन से हीट करने पे PCl3 मिलता है अपने को। इट इज ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो हमें PCl3 मिलेगा, SO2 मिलता है और H2Cl2, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और क्या देखते कैसे बनाते हैं इसको आगे। इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम बेसिकली। तो PCl3 को हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया, तो PCl3 में क्या होगा कि H प्लस और OH माइनस जाएंगे, ठीक है। H प्लस किसके पास जाएगा, वो जाएगा बेसिकली फॉस्फोरस को नहीं, वो क्लोरीन के पास जाएगा, और OH जो OH माइनस जाएगा फॉस्फोरस के पास, तो जाएगा तो उससे क्या PCl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो HCl मिल जाता है। और ऐसे हर एक Cl बॉन्ड को हटाते जाएंगे और उसमें OH लगाते जाएंगे तो H3PO3 हमें मिल जाएगा। ये याद करने का तरीका हो गया, और ऐसा होता है वैसे। इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है कंटेन OH ग्रुप सच एज ये, ठीक है। जिसमें OH ग्रुप होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा। OH ग्रुप क्या करता है, वो जाकर अटैक करेगा किस पे, फॉस्फोरस को, जान क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो चाहता है रिड्यूस होना, एक तरह से बोल सकते हैं हम उसको। तो बस उसका क्या बनता है, अपने पास एसिड बन जाता है, HTPO3 हवा बन जाता है, ठीक है। और Cl रिप्लेस हो जाता है OH से हर बार, ठीक है। और देखते हैं इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। अब बात करते हैं हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, ठीक है। अब क्या है कि इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ डाइक्लोराइन। अगर एक्सेस लेंगे तो ये मिलेगा, अगर एक्सेस नहीं लेंगे तो PCl3 मिलेगा, एक्सेस लेने पे PCl5 मिलता है अपने को। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, अब SO2Cl2 का लेंगे तो भी मिल जाएगा। SO2Cl2 में मतलब क्या हो गया, Cl का एक्सिस में है, तो एक्सिस में तो हमें क्या मिल गया, PCl5 मिल गया और SO2 मिल गया। उसमें क्या था, उसमें हमने लिया था SOCl2, ठीक है। इसमें Cl एक्सिस में नहीं जा पा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था इसमें Cl, ठीक है। तो एक्सिस में नहीं जा पाया था तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ PCl3 मिल रहा था। इसमें ये एक्सिस में जा पा रहा है Cl, ठीक है। ये ऐसे याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो PCl3 इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर and most rare. It hydrolyzes to POCl3 and finally gets converted to phosphoric acid में बन जाता है। PCl3 प्लस H2 को अगर करेंगे तो आपको पता ही है कि OH और S ऐड होते जाएंगे तो POCl3 बनता है, HCl बनता है, फिर वो दोबारा से रिएक्ट करते जाता है तो H3PO4 बनता है और HCl बनता है, ठीक है। When heated it's sublimate but decomposes on strong heating. Strong heating में क्या होगा कि PCl3 बनता है और Cl2 बनता है अपने को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज। इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप जो होते हैं, हमने बताया था आपको ग्रुप, कन्वर्टिंग देम टू क्लोरो डेरिवेटिव। तो जिनके पास OH होगा तो PCl5 से रिएक्ट कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl बनता है और POCl3 मिलता है प्लस HCl मिलेगा। ऐसे ऐसे CH2COS के साथ रिएक्ट कराएंगे PCl5 को तो CH3COCl मिलता है और POCl3 मिलता है प्लस HCl मिलता है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स आर ऑन हीटिंग में PCl5 गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड मिलते हैं, उससे अपने को AgCl मिल गया। पीसी और इसको क्या करना पड़ेगा, क्या PCl5 क्या है, रिड्यूस हो जाएगा और Ag क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो AgCl मिल जाएगा, PCl3 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अब ये कार के साथ ऑक्सीजन एसिड और फास्फोरस है, ठीक है। जैसे कि हाइपो हो गया, हाइपो मतलब क्या हो गया, हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन कम,
हम बेसिकली जो भी ऑक्सिक एसिड बनाएंगे ऑक्साइड का किसी भी एलिमेंट का, उसमें से जो ऑक्सिक एसिड का फॉर्मूला हमें मिला, ठीक है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमें मिलेगा हाइपो, ठीक है, उसमें से H2O निकाल, दो कंपाउंड्स को मिला के H2O निकाल लो, ठीक है, तो हमें मिलता है पायरो, ठीक है। ऐसे ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक में अंतर क्या, फॉस्फोरस में वो होता है +3 में और फॉस्फोरिक में वो होता है +5 में, ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे, ठीक है। और इनको बनाने का सारा तरीका दे रखा है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं कुछ कुछ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो हमने पहले सीखा था कि H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिप्लेस कर देता है H और OH उसको, तो स्ट्रक्चर देख जाएंगे क्योंकि वो OH को क्योंकि वो Cl क्लोरीन बॉन्ड को ही रिप्लेस कर पाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली देखते हैं जैसे कि इसमें है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया HTPO4 का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हो गया, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको जब OH निकालना तो यहाँ से OH निकाल सकते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है। इनका मेन फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका बनाना है फॉस्फोरस के ऑक्सिक एसिड का, तो मेन चेन ये होती है कि एक पी डबल बॉन्ड O तो होता ही है और एक OH साथ में होता है। बाकी आप OH कितना ऐड करेंगे वो आप पर डिपेंड होता है, OH ऐड करेंगे कि O करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, सब में ये मेन चेन तो बेसिकली है ही है हर जगह पे, ठीक है। ये देखिए इसमें भी, ये सबसे लीस्ट वाला है, इसमें भी मेन चेन ये तो है ही है, तो मेन ये फॉर्मूला तो है ही है इसका, ठीक है। अब हम बाद में देखते हैं, इसका आगे देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं इसको। ऑन हीटिंग, तो इसको हीट करेंगे, आपको पता है अनस्टेबल होता है, तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देता है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। हमें फॉस्फीन मिलती है, क्योंकि हमें पता है जो भी इंटरमीडिएट स्टेट होती है फास्फोरस की वो हमेशा +5 में जाएगी और -3 में जाएगी, तो उसमें ये +5 में गया और ये -3 में आ गया, याद करने का तरीका, ठीक है। द एसिड विच कंटेन, अब ऐसे एसिड जिसमें पीएच बॉन्ड होता है ना, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आपको पता ही है। दस हाइपरफॉस्फोरिक एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कंटेन पीएच बॉन्ड होता है उसके पास, ठीक है, एंड रिड्यूसेस, फॉर एग्जांपल AgNO3 होता है तो मेटेलिक सिल्वर, वो रिड्यूस कर देगा AgNO3 को, तो Ag हमें मिल जाएगा और HNO3 मिल जाता है और HTPO4 मिल जाएगा, जो कि पीएच बॉन्ड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। द पीएच बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल टू H+, वो आयनाइज नहीं हो पाता H+ में, बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, ठीक है, वो कोई रोल नहीं निभाता बेसिसिटी डिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बेसिसिटी डिफाइन किससे होती है, ओनली द जो H एटम जो होता है ना, जो अटैच होता है ऑक्सीजन से, तो ये वाला जो आयन आता है वो आयनाइजेबल होता है, एंड कॉज द बेसिसिटी, ठीक है। 10 HTPO3 जो होता है HTPO4 होता है, आर डाइबेसिक होते हैं, ट्राइबेसिक होते हैं, क्योंकि इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं HTPO3 में, और HTPO4 में क्या होता है 3 OH बॉन्ड होते हैं रेस्पेक्टिवली। एज द स्ट्रक्चर हमने तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम पहले, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना, थैंक्स।